दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर है। हालाँकि वो तो खबरों में रहते हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया की खबरों में। पर सवाल ये उठता है कि खबरों में रहने से काम नहीं बनने वाला है। वो जो जवाब देते हैं, उसमें कोई खबर ही नहीं नज़र आ रही है। अब खबर ये है कि वो जिस तरह से अपनी विदाई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या आखिरी इस पड़ाव में जो सफाई उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी थी, उस आखिरी पड़ाव में क्या वो फेयर चीज़ें कर पाएँगे? क्या इस सवाल के घेरे के साथ ही वो चले जाएँगे? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि शुरुआत में तो बहुत लाइमलाइट में रहे, लेकिन बाद में उन पर कई सवाल खड़े हो गए। और उसी सवालों के साथ में आज भी मतलब जहाँ भी वो बिज़ी हों, इस वक़्त किसी पद पर नहीं गए हैं उसके बाद, लेकिन बावजूद इसके भी लोग उनके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जो अभी भी ट्रोलर्स में वो ज़िंदा हैं, खबरों में ज़िंदा है इस तरह से कि चीज़ें फेयर नहीं हुई। उसी वाली फ़हरिस्त में राजीव कुमार जी का नाम थोड़ा-सा ऊपर और कर रखा है सब ट्रोलर्स ने। तो ये यहाँ पर बड़ी अजीब-सी परिस्थिति बन जाती है। तो क्या वाक़ई में राजीव कुमार इस बार इस बात से सबक लेते हुए कि ऐसी परिस्थितियों में जो विदाई जिनकी हो भी जाती है रिटायरमेंट की, उसके बाद उनको कोई पद इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि ट्रोलर्स उनकी ही रिटायरमेंट के प्लान पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे कि एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ भी लिया कि आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? ये बात अगर आप किसी से पूछते हैं तो इसके 2 मतलब निकल आते हैं, कि वाक़ई में आप रिटायरमेंट के बाद क्या करें? इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद है कि कोई इस तरह की बात नहीं पूछ रहा होगा कि आप वो क्या छुट्टियों पर जाने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लान का मतलब आप कौन-सा और पद जॉइन करने वाले हैं, कि आप खाली तो बैठेंगे नहीं, वो तो है नहीं। तो यहाँ पर इतने तंज के साथ पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे। हमारे साथ इस वक़्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी जुड़ चुके हैं। सर के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाएँगे और सर मैं जानती हूँ आप इस बात को बहुत अच्छे से पूरा समझा सकते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि राजीव कुमार पर सवाल अगर किए जा रहे हैं तो क्यों हैं और नहीं किए जाएँगे तो क्यों नहीं किए जाएँगे? और क्या वो इसी के साथ ही रुखसत होंगे अपनी इस ड्यूटी से? धन्यवाद विनीता। देखिए, आपने जो शुरुआत में बात कही एकदम दुरुस्त बात है कि कोई सवाल पूछा नहीं गया राजीव कुमार से। कोई संदेह का कोई ऐसा माहौल नहीं था। आपने अपनी बात शुरू की और शुरुआत से अपने आप सफाई आप देने लगे। तो जब बिना पूछे ही कोई सफाई देने लगे तो ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई, सवाल आते, सवाल जवाब होते और उसमें कोई आरोप लगता, फिर उसके बाद आप सफाई देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेहतर होता। लेकिन बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। तो बात तो कुछ थी। राजीव कुमार निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनकी भाषा और जो शब्दों का इस्तेमाल है वो अच्छा है। उनकी अभिव्यक्ति अच्छी है, संप्रेषण की जो शैली है वो अच्छी है। तो मुझे लगता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं पीआईबी में अगर वो होते या किसी प्राइम मिनिस्टर के सूचना सलाहकार या छवि संभालने वाले कोई पीआरओ की भूमिका में होते तो शायद ज्यादा बेहतर होते। सर, किसी ने क्योंकि चर्चा में ये भी कहा एक पत्रकार ने कि वो जिस तरह से बात कह रहे थे, इससे शायद कहीं वो इशारा तो नहीं दे रहे कि संसद में वो बातें बड़े अच्छे से रख सकते हैं। क्या वो उसकी तरफ तो नहीं रुख कर रहे? वहाँ भी अच्छे वक्ता की ज़रूरत होती है सर। मैंने कहा ना कि जो आपने कहा जरूर कि रिटायरमेंट प्लान वाले सवाल में कुछ तंज था उसमें। पर मुझे लगता है कि ये जो सवाल थे ये शायद सब प्री प्लान थे, एक लिखी हुई पटकथा थी। कुछ लोग, आप देखिए जो उनके भाषण के बाद जिस तरह से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, तो बड़े अतिरिक्त, तो एक होता है सवाल सकारात्मक और एक कुछ जरूरत से ज्यादा सकारात्मक होता है। तो कुछ सवालों का सिलसिला इस तरह से शुरुआत हुआ। यकीनन हम सब जानते हैं कि अभी जो उनकी उम्र है वो रिटायरमेंट के बाद कोई बहुत ऐसी तो है नहीं कि घर जाकर के जाएंगे और अपने तो नाती पोतों को खिलाएंगे। वो उम्र तो उनकी अभी है नहीं। तो हम, हो सकता है कि उनको राज्यसभा में देखें, हो सकता है कि किसी छोटे राज्य का एक राज्यपाल के रूप में हम उनको देखें या कोई और नई भूमिका में देखें। अभी तो थोड़ा सा जल्दी होगी, लेकिन ये तो तय है कि इस तरह के इस श्रेणी के जो अधिकारी हैं, भारत के इतिहास में आप अगर जाएंगे पिछले 50 साल में, तो आप ये पाते हैं कि भारत के इतिहास में ये इस तरह के श्रेणी के अधिकारी अपने भविष्य की पटकथा अपने रिटायरमेंट के पहले ही लिख लेते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है विनीता कि देखो, शेरो शायरी के जरिए
आप लोगों के दिल में भले ही जगह बना लें, लेकिन दिमाग में वो प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करते। अब जैसे बड़ा मुझे आपत्तिजनक लगा, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली वाले दिल से वोट करेंगे। देखिए, एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कभी भी दिल से वोट नहीं किया जाता, वोट किया जाता है दिमाग से। और दिमाग का आप जब कह रहे हैं कि दिल से वोट करेंगे, तो इसका अर्थ यह है कि आप भावना में बह करके वोट करें, आप और भावुक होकर सर के ये वोट लाइन करें। बोल सकते हैं क्या चुनाव आयुक्त सर, अगर हम देखें मुझे कॉन्स्टिट्यूशन तो, के हिसाब से? मैंने कहा ना कि मुझे तत्काल झटका लगा जब मैंने सुना कि ये बहुत उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट दिल बात से कही है वोट सर कर। आपने। हाउ कैन ही से दिल से वोट करो? हम्म। दिल से वोट करने का ये लोकतंत्र में नहीं होता है भाई। सर ये तो लाइन ये वैसी होगी जैसे चंद्रचूड़ जी ने ऊपर भगवान से ही पूछा कि भैया आप मुझे अयोध्या के फैसले में मेरी मदद करें, ये कुछ वैसी लाइन नहीं लग रही है आपको, जो कि बड़ा गंभीर मुद्दा हो चुका है। ये असल में एक बात और भी है विनीता जी, कि जो इस तरह से शिखर पदों पर बैठे जो लोग हैं, हमने पाया कि हाल के वर्षों में जिस तरह से हमारी भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, उनका जिस तरह से पतन हुआ है, वो हमने पिछले कई दशकों में नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता कि सारे जो पहले चुनाव आयुक्त आए या जो वो सब दूध के धुले थे, लेकिन कम से कम अगर मैं प्रतिष्ठा की बात करूं, तो एक हमने सर्वाधिक प्रतिष्ठित भारत की आजादी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जो देखे हैं, वो टीएन शेषन है। और हम लोगों ने कई बार उनको मीट द प्रेस में भी वो आते थे, बुलाते थे। लेकिन जो दौर था वो, आप देखिए, सबसे बड़ी भारत के राजनीति के इतिहास में चुनौती का दौर टीएन शेषन का था। क्यों? इसलिए था कि वो एक अस्थिरता की राजनीति में भारत की राजनीति चल रही थी। आप लगातार देख रहे हैं कि 96 में चुनाव, 97 में चुनाव, 99 में चुनाव, फिर तो ये जो जो अस्थिरता थी राजनीतिक, ऐसे में टीएन शेषन का होना इस देश में अंधेरे बंद कमरे में एक रोशनदान की तरह था। लेकिन दूसरी तरफ इसके उलट अगर विलोम आप देखें कि सर्वाधिक कलंकित चुनाव आयोग की भूमिका कब रही है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि राजीव कुमार जी को अपने कार्यकाल में झांकना चाहिए। ये सर्वाधिक कलंकित कार्यकाल वाला चुनाव आयोग है, जिसे भारत का इतिहास कभी याद नहीं रखना चाहेगा। और कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं तो ये कह ही सकता हूं कि मुझे उन पर, उनकी हरकतों पर संदेह करने का अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। जी। क्या सर अब उनके जवाबों से संतुष्ट हैं आप, जो कि 2 घंटे का डिले, जिस बात का जिक्र पत्रकारों ने किया भी कि विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है, और ये विपक्ष का नहीं बल्कि मीडिया का भी आरोप है ये तो, क्योंकि ये तो सिस्टम के अगेंस्ट विपरीत धारा जाकर के इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, जब लोकतंत्र के एक इतने इंपॉर्टेंट स्तंभ को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता, क्योंकि अगर उसमें घालमेल हुआ तो फिर सही लोग तो वैसे चुन के नहीं आ पाएंगे सर। तो ये आप संतुष्ट हैं उनके जवाबों से, जो उन्होंने चीजें बोली थी? नहीं, देखिए, जब उनके जवाब से पहले जो उनका एक लंबा भाषण जो था, वो जो ज्ञान बांट रहे थे पत्रकारों को, वो भी मुझे अटपटा लगा। क्यों? कि जो सवाल उछले हैं हाल के वर्षों में, हालिया दौर में जो प्रश्न आए हैं चुनाव आयोग पर जो लगे हैं, वो उन प्रश्नों का तो उत्तर कहीं था नहीं। एक बहुत ही सहज जो अपनी तरफ से वो एक कैफियत दे रहे थे, वो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। क्यों अटपटी लगी? कि देखिए, वो जो उन्होंने बोला शुरुआत में 10, 15, 20 मिनट, ये तो भारत के निर्वाचन अधिनियम की कानूनी व्यवस्थाएं, जो नियम कानूनों की व्याख्या है, वो व्याख्या पढ़ रहे थे। अगर मैं कहूं उनसे, जो कि वो उन्होंने बहुत सारी बात कही, मतदाता सूची के नाम, मतदाता सूची से नाम गायब थे, ये उसकी बात कह रहे थे। तो वो एक व्यवस्था बता रहे थे कि हमारे इतने बीएलओ होते हैं, ऐसे चेक होता है। अरे भाई, हो रहा हो तब ना, नियम होना एक अलग बात है, लेकिन उस नियम पर अमल हो रहा है क्या? हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा, और बाद में लोकसभा में कई लोग, नाम है ऐसे, बस्तियों की बस्तियां हैं ऐसी जहां से नाम गायब थे। वहां आपके बीएलओ क्या भंग खा के गए थे? वहां आपके बीएलओ क्या नशे में थे? वही क्यों नहीं में उनके नाम मिले? मेरे कई परिचित उसमें निकले कि एक विधानसभा में तो उन्होंने वोट दिया, लोकसभा में उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। सर तो इस एक तो, तरह की परेशानियां क्या लंबे वक्त से आती रही हैं? क्योंकि पिछले कई सालों से तो ये ट्रेंड बन गया है, वोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो जाना। लोग, मुनव्वर राणा जी हमारे चैनल पर सर आंसुओं से बकायदा रोते हुए ये कहते हुए गए
कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात थी और उन्होंने कहा था कि इसके बाद मैं कभी वोट नहीं कर पाऊंगा और मुझसे मेरा ये अधिकार छीन लिया गया। ऐसे गंभीर मुद्दों पर इतने बड़ी शख्सियत अगर ये बातें बोलते हुए जाती है, तो उसके बाद भी किसी पर जू नहीं रहेंगी सर। राजीव कुमार जी को भी मुझे लगता है कि अब तक की सबसे ज्यादा शिकायती चिट्ठियां इनके ही टेन्योर में आई हैं, जिसमें बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे व्यक्ति की गई हैं। क्योंकि शायद 5 साल तो इसी बात में लग गए थे समझने में लोगों को कि दरअसल मामला हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पहले कभी हुआ नहीं। फिर उसके अगले टेन्योर में जब तक लोग समझे और एक उत्तर प्रदेश से खास तौर से एक आंदोलन वाले मोड से निकलने लगे कि भाई देखिए ये बड़ी चीज हो रही है, अब ये सबके जबान पे आने लगी। ईवीएम के अलावा बाकी मोडस ऑपरेंडी लोगों को क्लियर नहीं हुई थी सर, क्योंकि बैलेट पेपर का होना और ये सारी चीजें, मतलब मल्टीपल चीजें मिला के सर, इतनी सारी कंप्लेंट्स। जैसे आपने कहा कि ही इज द वर्स्ट अभी तक ऑन दिस पोजीशन। आपको क्या लगता है सर, इससे फर्क पड़ता है उनको? देखिए, उनको फर्क क्यों पड़ेगा? उनका तो सीआर अच्छा हो रहा है, उनको तो अब कोई ना कोई शिखर पद दूसरा में उनका इंतजार कर रहा है उनकी पारी पूरी होने के बाद। तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा भारत के मतदाता को, फर्क पड़ेगा भारत के लोकतंत्र को, फर्क पड़ेगा भारत के संविधान को। फर्क उन पे पड़ता है। हम लोग ठगे जाते हैं, हम लोग जीत करके भी हार जाते हैं कि हम अपना वोट तो इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा जीतना है, लेकिन हमारा वोट जाता कहाँ है और निकलता कहाँ है, वो है वहां हम हार जाते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, इतने सारे सवाल चुनाव आयोग पर उठे हैं बीते 8-10 वर्षों में। मैं आपको एक एक करके कुछ उदाहरण बताता हूँ जिन सवालों के उत्तर राजीव कुमार जी के पास नहीं है, ना उन्होंने दिए, ना उन्होंने बताने की कोई कोशिश की। अब उन्होंने जो बात कही, देखिए उन्होंने कहा कि कोई जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो बड़े निष्पक्ष होते हैं, और यह बिल्कुल सही है कि चुनाव के दिनों में भारत का हर जिले का कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो निष्पक्ष, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहे। लेकिन ऐसा होता है क्या? मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जिला कलेक्टर जो हैं, हम लोगों ने चुनाव की बहसों में कहा है कि वो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह कथन बयान करते हैं। तो जब उस कलेक्टर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी पर आप भरोसा ना कर पाए, तो ये तो संविधान की उपेक्षा हुई ना, क्योंकि प्रतिपक्ष जो है वो उस पर यकीन नहीं कर रहा है। एक बात। दूसरी चीज, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि एक बड़े प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थी। उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 5-7 साल पुरानी बात है। उन्होंने पत्रकारों को बुलाया कि देखिए ये ईवीएम मशीन है, ये हैक नहीं होती और ये सब है, डेमोन्स्ट्रेशन किया सब पत्रकारों ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई भी आप दवाइए और आप जो सवाल उठाते हैं ठीक नहीं है, मतलब हमारे पास उसका उत्तर है। तो पत्रकारों ने फिर जो उनके सामने बटन दबाए गए ईवीएम पर, वो कोई भी बटन दबाते थे और वो कमल का फूल बीजेपी के खाते में जाता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं स्टेट के, और उसके बाद उनको हटा दिया गया। अब इसका क्या उत्तर? एक बात। दूसरी चीज होता यह है कि कई राज्यों में, ये हम लोग इतने अपनी पत्रकारिता से विनीता जानते हैं कि इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी लगभग पराजित सी मुद्रा में है। लेकिन जब वो, और कई बार एग्जिट पोल भी उसको इशारा करते हैं, चूंकि ग्रास रूट लेवल पर जो लोग होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी ही अपने जिले में वहां से फीडबैक लेते हैं, तहसीलदारों से, पंचायत इंस्पेक्टर से, रेवेन्यू नायब तहसीलदार से, सरपंचों से, ये फीडबैक उनको मिलता है। उन्हें मालूम होता है कि चुनाव जैसे ही खत्म होंगे वो वापस कलेक्टर हो जाएंगे, और वो वापस कलेक्टर हो जाएंगे तो उनकी सीआर लिखने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जो कि इस दल की आने वाली है, जो मौजूदा दल है। तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसको आप सिद्ध तो नहीं कर सकते, कैसे सिद्ध करेंगे आप? लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा होता है सर। बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने, हाँ आपने जो कहा है सर, बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष में तस्वीरों में आ गई वीडियोस में, उसके बाद भी आंखों पर पट्टी बांध करके रहा है ये चुनाव आयोग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।